गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। ये हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है क्लास 6 की, उसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो चुका है हमारा। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम परिक्रमण कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे परिक्रमण, और जो अपने अक्ष पर घूमती है उसको घूर्णन। मतलब वो अपने अक्ष पर भी घूमती जाती है और उसी के साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो कि हमने कल बात की थी सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में। जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाती है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। जिस साइड सूरज की रोशनी आ रही है उधर तो दिन है, और पीछे वाले दक्षिण ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर देख लीजिए। इसके अंदर घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात इस तरीके से होते हैं। अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो उसमें जिस साइड सूरज की रोशनी पड़ रही है उधर दिन है, और जिधर नहीं पड़ रही है उधर अभी रात है। देखो, जैसा कि लिखा हुआ भी है इसमें, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जो विभाजित करता है इसको प्रदीप्ति व्रत, जो कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप 3.2 में देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी बता ही दिया है आपको। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी का दैनिक गति है। अभी हमने बात की थी पृथ्वी चपटी है। पिछले वाले अध्याय में हमने बात की थी कि पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है। तो इसमें देखिए, एक प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन घूमती रहती है। घूर्णन मतलब होता है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सोच के देखिए एक बार अपने दिमाग में कि क्या होगा अगर वो घूर्णन ना करे, मतलब घूमे ना है। तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ती रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन में एक वर्ष पूरा हम कितने का मानते हैं? 365 दिन का। तथा सुविधा के लिए 6 घंटे में इसमें नहीं जोड़ते हैं। हम सुविधा के लिए हमारे क्या करते हैं, 6 घंटे को छोड़ देते हैं, 365 दिन का ही साल रखते हैं। लेकिन जो प्रत्येक 4 वर्ष में, जो हम लीप वर्ष बोलते हैं, जो फरवरी में 29 डेज़ का होता है, उसमें हम उस 6 घंटे को ऐड कर देते हैं। तो 4 साल में 6 करके हमने 24 आवर्स उसमें जोड़ दिए, इसलिए वो एक 365 की जगह वो 366 दिन का साल हो जाता है। जैसा कि देखो लिखा हुआ भी है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन होते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए अगला लीप वर्ष कब आएगा, मतलब जिसका भी 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप वर्ष कहलाता है। जिसको नहीं पता है उसके लिए एक है कि 4 से जिस लास्ट की 2 संख्या को जिसको भी 4 से विभाजित हो जाती है वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे अभी कब गया है, 24 में गया है। 24 जो 2024 होता है उसमें 24 4 से विभाजित हो गया, मतलब लीप वर्ष वो था। अब नेक्स्ट कब आएगा? तो फिर अब उसके बाद 26, 27, 25 इन तीनों में नहीं है, तो कब किस में होगा? 28 में होगा। 28 4 से डिवाइड हो जाता है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये तो हमने देख ही लिया था पिछले चैप्टर में भी और अभी भी इस वाले डायग्राम में। ये देखिए, जैसा कि हमने कहा, ये दीर्घ वृत्ताकार में, ना कि ये गोल है, जबकि दीर्घ वृत्ताकार में ये चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब एक देखिए, आओ कुछ करके सीखें। तो इसमें आपको एक पेंसिल लेनी है और ऐसे मतलब आपको बना के देखना है। ये जो एक एक्सपेरिमेंट है, अगर आप चाहो तो कर भी सकते हैं।
चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके कारण परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव में सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी ध्रुव बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून से इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखिए बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जो हम चाहें तो करके भी देख सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें इसमें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष से उसके सबसे ऊपरी हिस्से में कुछ बिंदु की ओर झंडे को दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु तक की तरफ रखते हैं, दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब ये क्वेश्चन आंसर है। ये क्वेश्चन आंसर आप करने की कोशिश करिएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है जो कि अभी हमने पढ़ा है, उसी में से मिलेंगे आपको ये सारे। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा। घूर्णन तथा परिक्रमण क्या होता है ये बताइए। लीप वर्ष क्या होता है ये भी मैंने अभी बताया। उत्तर तथा दक्षिण अयांत में अंतर बताइए, ये भी। विषुव क्या है ये भी अभी बताया गया है, विषुव किसको कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करिएगा और इसको एक यूपीएससी के एस्पिरेंट की तरह ही सोच कर देखिएगा कि क्या ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अपना मतलब माइंड को इस तरीके से डेवलप कीजिए ताकि हम यूपीएससी का आंसर लिख सकें, ना कि एक हम 6th क्लास का आंसर लिख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। और जिसने प्लेलिस्ट नहीं देखी है 1st और 2nd चैप्टर की, वो देख लीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसने नहीं किया हो। उस पर सारे PDFs मिलेंगे आपको। और इसी के साथ हमारी क्लास 6 की NCERT भी चल रही है, पॉलिटी की, वो भी आप देख लीजिए। क्लास 7 की चल रही है, वो भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट है सबकी बनी हुई, चैनल में जाइए और देख लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं 4th चैप्टर में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।